नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक फिर से अगले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। ठीक, तो क्योंकि यह जो मेरा चैनल है इस पर सुपर टेट के जो जूनियर की भर्ती आई हुई है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक, एकदम टॉपिक वाइज और वन लाइनर क्वेश्चन की तरह। ठीक, तो वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो है और कम से कम आपका एक टॉपिक खत्म कर देता हूं मैं एक वीडियो में। ठीक, तो अब चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे जो भारत का भूगोल हमारा चल रहा था उसका पार्ट 3। ठीक, मतलब कि आधा घंटा हमारा ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद हो सकता है कि एक और पार्ट मिल आएगा। उसके बाद जो है भारत का भूगोल का जो पहला पार्ट सेगमेंट था वो खत्म हो जाएगा, जो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से जो भी बातें थी। ठीक, ऊपरी ऊपरी। उसके बाद हम कुछ और भी बातें लेकर आऊँगा। नदियाँ से हो गए, फिर उसके बाद वन क्षेत्र हो गए, यात्रा साधन हो गए। तो इन चीज़ों को बस लेकर आऊँगा। पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा, उसके बाद उन वीडियो को लेकर आऊँगा धीरे धीरे। ठीक, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए ये जो वीडियो है भूगोल का, स्पेशली जो भारत का भूगोल है उससे संबंधित है। ठीक, और यह जूनियर का सुपर टेट जो 50 नंबर का है उसमें भारत का भूगोल एक टॉपिक दिया गया है। उस टॉपिक के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लाया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, अब चलिए पहला पॉइंट हमारा क्या है। पहला पॉइंट है कि भारत संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ का विस्तार है। तो कितने प्रतिशत? 28.8% भाग पर पर्वत व पठार का भाग है, क्योंकि उत्तर में भी पर्वत है, फिर नीचे में भी पठार है। तो मतलब कि 28%, 8% पर 28.8% पर पठार का क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है संपूर्ण भारत के क्षेत्र कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। मैदानी विस्तार मतलब 44% भाग पर मैदानी विस्तार है, जहाँ खेती करने योग्य जमीन पाई जाती है उसको, वो है 44%। ठीक, तीसरा पॉइंट है भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो वह है 9। कौन कौन से? पहला गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल से तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल। तो ये जो 9 राज्य हैं ये भारत के तटवर्ती रेखा वाले राज्य हैं। ठीक, समुद्र से सटे हुए राज्य हैं। ठीक, अब आगे चलिए, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गुजरात ही समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। उसके बाद है भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्यों के। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा विस्तार से इस चीज़ को बताया था और ट्रिक भी बताया था। ट्रिक हमारा था मित्र पर गमछा छार। ठीक, तो उस चीज़ को जानना है तो पिछली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है भूमध्य रेखा के निकट कौन सा, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। तो इंद्रिया पॉइंट मैंने बताया था कि ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप का अंतिम क्षेत्र जो है ग्रेट निकोबार द्वीप, उसमें जो है इंद्रिया पॉइंट सबसे निचली पॉइंट है। ठीक, उसको कई नामों से जानते हैं, जैसे पिगमिनियन पॉइंट के नाम से, पार्सल पॉइंट के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक, तो सबसे निचला क्षेत्र क्या है? इंद्रिया पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ लिखा हुआ है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। तो देखिए, सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे छोटी जो समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा के साथ है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बनता भी है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर हमारा जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा किया जाता है, स्थलीय सीमा साझा किया जाता है। ठीक, भारत का कौन सा भू आकृति प्राचीन भाग प्राचीन है। तब प्रायद्वीपीय पठार जो कि प्राचीन क्षेत्र में आता है, भू आकृति भाग जो है प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी छोर को प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्र तट, पूर्वी यानी कि कौन सा? बंगाल की खाड़ी की तरफ, उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक,
कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण तट जो है, अगला पॉइंट है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दमन तक है। दमन और दीप जो है उस वहाँ तक है। ठीक, देखिए ये दमन और दीप कहाँ है? यह केंद्र शासित प्रदेश है। और यह जो गुजरात है ना, जैसे कि ये देखिए गुजरात का क्षेत्र में बना रहा हूँ, ऐसे गुजरात का क्षेत्र है ना, तो ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ से ये गुजरात का एरिया है और यहाँ से जो है महाराष्ट्र का एरिया है। तो यहीं पर जो क्षेत्र है ये दमन और दीप पाया जाता है। ठीक, और इसी को कोंकण तट कहा जाता है। यहाँ से और गोवा के, यहाँ गोवा है और गोवा और इसके बीच को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है हमारा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? लक्षद्वीपों की, तब प्रवाल द्वारा। ठीक, प्रवाल वितिया सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप हमारा कहाँ है? याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है हमारा, और ये एरिया छोटा छोटा यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप पाया जाता है। यहाँ श्रीलंका है, इधर बंगाल की खाड़ी के नीचे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, तो लक्षद्वीप यहाँ पाया जाता है, ये चीज़। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक, अभी क्या है कि कोविड-19 का मरीज है, अभी तक लक्षद्वीप में एक भी नहीं मिले हैं। ठीक, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप सबसे सुरक्षित स्थान है, केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। ठीक, तो यह चीज रखिएगा। प्रवाल वितिया सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में पाई जाती है। ठीक, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान सागर, अंडमान निकोबार द्वीप में जो सागर, वहाँ न्यू मूर द्वीप स्थित है। ठीक, अब अगला पॉइंट है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? कौन सा द्वीप? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एकदम दक्षिणी बिंदु पर है। यहाँ यहीं पर राम जी समुद्र की पूजा किए थे, यहाँ दक्षिणी बिंदु पर है, रामेश्वरम स्थित है। और यहीं श्रीलंका नीचे ही है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप स्थित है। ठीक, लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव का आवास है? तो 10 द्वीप हैं। लक्षद्वीप इधर है ना, जो छोटे छोटे मैंने कह रहा था, तो वो 10 हैं उस पर, जिस पर मानव का आवास 10, अरे ज़्यादा है वहाँ तो 34-32 हैं हमारे हिसाब से, लेकिन वहाँ जो 10 हैं उस पर ही सिर्फ मानव रहते हैं। 10 स्थान पर मानव रहते हैं जो द्वीप है वहाँ पर। ठीक, तो इतना चीज़ अब समझ में आ गया। अब आगे चलिए, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी ज़्यादा? सियाचिन सबसे उत्तर का क्षेत्र होता है, यहाँ वर्ष भर बर्फी भी पाए जाते हैं, बर्फ दिखता है सफ़ेद सफ़ेद, तो सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है सियाचिन को। ठीक, सबसे उत्तर का क्षेत्र है और यह सबसे खतरनाक क्षेत्र है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे पॉइंट कौन सा है, और छोटा ही पॉइंट है और ज़्यादा बचे नहीं हैं। अब चलिए, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, जम्मू कश्मीर का हुआ, तो उसको अक्साई चीन कहते हैं। ये चीज़ सब जानते हैं, सब न्यूज जो देखते होंगे उनको सबको पता होगा, अक्साई चीन उसको कहते हैं। ठीक, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। शीत मरुस्थल इसको लद्दाख को कहा जाता है। अब एक देखिए, मरुस्थल एक होता है, एक शीत मरुस्थल, तो ठंडा मरुस्थल इसको लद्दाख को कहते हैं। ठीक, ये लद्दाख का क्षेत्र है। लद्दाख इस समय हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और जम्मू कश्मीर एक अलग है और लद्दाख एक अलग है। लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हालांकि इसका पॉइंट अभी लिखा नहीं है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ कि भारत में वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य। ठीक, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, गिना देते हैं। चलिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर से आते हैं, ऊपर से। ऊपर में कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2, फिर नीचे आने पर चंडीगढ़, दिल्ली 4, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह 5, दादर और नागर हवेली 6, पांडुचेरी 7 और लक्षद्वीप 8। तो ये हमारे कितने हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में, और 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, हालांकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है तो 28 हो गए हैं। ठीक, तो 28 राज्य हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आऊँगा, और वन लाइनर पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस समय थ्योरी पढ़ने से अच्छा आप वन लाइनर पढ़िए। 1 मिनट में मतलब कि कम से कम समय में ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो ऐसे ही कंटेंट आप चाहते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।